इससे पहले अपन ने HTML इनपुट टाइप के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ने वाले हैं HTML इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट और फॉर्म एलिमेंट के बारे में। तो फॉर्म एट्रीब्यूट क्या होता है और फॉर्म एलिमेंट क्या होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस जो होता है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्शन एट्रीब्यूट, सबसे पहले अपन यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड कराता है। फॉर्म क्या करता है, फॉर्म क्रिएट करके दे देता है। उसके बाद एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे अपन ने यहाँ पे फॉर्म लगाया और यहाँ पे मैं इस एक्शन एट्रीब्यूट को नहीं देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक एक्शन एट्रीब्यूट नहीं देता हूँ। इनपुट टाइप सबमिट है, सब कुछ है। अब अपन क्या करते हैं, इसी को खोलते हैं। सबमिट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अभी आप देखेंगे सबमिट पे मैंने क्लिक किया लेकिन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, कहीं पे भी ये रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक्शन एट्रीब्यूट अपन जैसे ही लगाएंगे, अब मैं यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, एक्शन एट्रीब्यूट, और इसमें स्लैश लगा देता हूँ। तो इसमें जैसे ही एक्शन एट्रीब्यूट अपन ने लगाया और इसको सबमिट किया तो ये परफॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि किसी ना किसी दूसरी जगह पे अपने को रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अपने को एक्शन एट्रीब्यूट देखो क्या मालूम करता है, द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म। एक एक्शन परफॉर्म करने का ऑपरेशन है, अपने को बताता है कि हमारा एक एक्शन तो परफॉर्म होना ही होना है जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। जो भी अपन ने फॉर्म बनाया है वो फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन अगर आप परफॉर्म उसके ऊपर करवाना चाहते हैं तो एक्शन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है टारगेट एट्रीब्यूट। कौन सा, टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो थोड़ा अकेला नहीं है। मतलब एक्शन में क्या था कि एक्शन में अपन ने अपनी वैल्यू को डिफाइन किया और जहाँ पे अपन उसको रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं उस जगह पे अपन ने उसको रिडायरेक्ट करवा दिया। टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर ये जो प्री डिफाइन आपको 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, इसमें से इसको तो छोड़ दीजिए, 4 जो मान के चलिए, ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं मेनली ये यूज होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं लेकिन ये यूज होते हैं। जैसे ब्लैंक क्या करता है, अगर आप टारगेट ब्लैंक लिख देंगे तो रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो और न्यू टैब के अंदर। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, टारगेट इसमें देखो ऑप्शन आ गया, जैसे मैं ब्लैंक लिख देता हूँ तो जो आएगा नई विंडो के अंदर अभी दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ तो इसमें इसको जैसे खोलता हूँ, देखो अब समझ में आया होगा आपको। पहले रीलोड नहीं हुआ था तो इस वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। इस बार अपन ने जैसे ही सबमिट किया तो पिछली बार क्या हो रहा था, इसी जगह पे रिडायरेक्ट, इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा था। अब क्या हो रहा है, दूसरी नई टैब के अंदर एक नई टैब ऑटोमेटिक खुल रही है, उसके अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अपना जो एक्शन एट्रीब्यूट का जो ऑपरेशन है वो एक नई टैब के अंदर परफॉर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अपन ने टारगेट एलिमेंट को, टारगेट एट्रीब्यूट को लगाया है। टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से अपन न्यू टैब पे खोल रहे हैं। अब इसके अंदर बताया गया कि अगर करंट विंडो के अंदर खोलना है तो सेल्फ का यूज कर दो, और पेरेंट के अंदर खोलना तो पेरेंट का यूज कर दो, और पूरी बॉडी के अंदर खोलना तो टॉप का यूज कर दो। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसको आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे आके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य था कि आपको बताना था कि एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज करते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट इसका मैं आपको बता दूं, मेथड एट्रीब्यूट। मेथड में भी कोई एक फिक्स एट्रीब्यूट नहीं है कि मेथड के अंदर अपन ने गेट लगा दिया अकेला। मेथड के अंदर गेट भी लगता है, पोस्ट भी लगता है, पुट भी लगता है, डिलीट भी लगता है। कई बार आपने सुना होगा करड ऑपरेशन के बारे में। करड ऑपरेशन क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना, डेटाबेस के अंदर से डेटा निकालना, डेटाबेस के अंदर अगर डेटा मौजूद है उसको अपडेट करना, डेटाबेस के अंदर जो डेटा मौजूद है उसको डिलीट करना, इसी को बोला जाता है मेथड। यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो मेथड एट्रीब्यूट होता है, अब मैं इसका यहाँ पे पर्टिकुलर तरीके से आपको यूज करके नहीं दिखा देता, यहाँ पे इनके उस पर दिखा सकता हूँ क्योंकि इसके लिए बैकएंड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे उन्होंने दूसरी टैब के अंदर ही खुल के आ गया। इसको लिखना भी आप बंद कर देना। इससे समझने की कोशिश करना कि मेथड क्या कर रहा है। मेथड डेटाबेस के साथ काम करता है। मेथड एट्रीब्यूट डायरेक्ट डेटाबेस के साथ काम करता है कि डायरेक्ट आपको डेटाबेस के अंदर कोई डेटा भेजना है और आपको सी बात है बैकएंड से कनेक्टेड रहता है वो,
तो और डेटाबेस के अंदर अपन को डेटा भेजना है कि डेटा निकालना है उसके अंदर से, या फिर डेटा को अपडेट करना है, या फिर डेटा को डिलीट करना है। यही चीज़ें डिपेंड करती हैं मेथड में। ठीक है, आप करते हैं ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है एक फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट अपन कर देते हैं, ऑटो कंप्लीट यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑटो कंप्लीट जब अपन ऑन करेंगे तो यहाँ पे अपन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पे इस वाले में तो है ही नहीं, एक दूसरा इनपुट अपन को खोलना पड़ेगा, एक और फिर इनपुट, सिंपल इनपुट खोल दिया अपन ने। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सागर, इसको कर देते हैं सबमिट, फिर से नई डायरेक्टरी के अंदर खोलेगा और इसको करते हैं बंद। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद और इसको करते हैं रीलोड। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट क्या शो कराता है, ऑटो कंप्लीट यहाँ पे शो कराता है अपने को किसी फॉर्म के अंदर। देखो, जब भी आप इस तरीके से एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। गूगल क्रोम ब्राउजर में और सफारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो दोनों में थोड़ा सा अंतर मालूम होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑन रहता है सफारी के अंदर, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑफ रहता है क्रोम ब्राउजर के अंदर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट हमें क्या बताता है कि एक फॉर्म आपने पहले फिल कर दिया, उसी फॉर्म को अगर दोबारा फिल कर रहे हैं तो जो अपन ने उसके पहले वैल्यू डाली थी उन वैल्यू को आपको शो कराना है या नहीं कराना है। अगर आपको शो कराना है तो ऑटो कंप्लीट ऑन कर दीजिए, और अगर शो नहीं कराना है तो ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो आता है नो वैलिडेट। नो वैलिडेट और वैलिडेट के अंदर एक ट्रू फॉल्स वाला मैटर आता है। होता क्या है कि अगर आपने नो वैलिडेट का यूज कर दिया, नो वैलिडेट यहाँ पे एक बूलियन एट्रीब्यूट है, जब ये प्रेजेंट रहता है इट स्पेसिफाई करता है यदि फॉर्म डेटा इनपुट शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिट। जब उसको सबमिट किया जाता है तो उसको जैसे अपन ने ईमेल किया, अपन यहाँ पे DS अकेला कर दिया और सबमिट कर दिया, और ये सबमिट हो भी गया, इसमें सबमिट में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे नो वैलिडेट को हटा देते हैं। ठीक है, नो वैलिडेट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ और मैं इसको फिर से DS करके सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि @ इसमें लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपन ने अब यहाँ से नो वैलिडेट हटा दिया। तो नो वैलिडेट यहाँ पे क्या बताता है, नो वैलिडेट हमें बताता है कि हमें फॉर्म के अंदर जो वैलिडेशन लगानी है या नहीं लगानी है। नो वैलिडेट का अगर अपन एट्रीब्यूट का यूज कर देते हैं तो फॉर्म अपना कैसा भी हो वो सबमिट हो जाएगा, उसके अंदर किसी भी चीज़ का वैलिडेशन नहीं रहेगा, ना जीमेल का, ना नेम का, ना पासवर्ड का, किसी भी चीज़ का वैलिडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, जनरली इसको बहुत कम यूज किया जाता है। तो अपन ने HTML के सारे एट्रीब्यूट देख लिए, एक्शन भी देख लिया, ऑटो कंप्लीट देख लिया, मेथड देख लिया, टारगेट देख लिया। अब देख लेते हैं HTML फॉर्म के एलिमेंट। HTML फॉर्म के अंदर बहुत से एलिमेंट यूज किए जाते हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो होता है इनपुट टैग, लेबल टैग, सेलेक्ट टैग, बटन टैग और ऑप्शन टैग, ज़्यादातर जो यूज किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, डेटा लिस्ट, टेक्स्ट एरिया और ये दो, डेटा लिस्ट और टेक्स्ट एरिया, ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जब किसी एक अलग से फीचर को डालने की बात आती है। तो इनपुट तो अभी आपने देख ही लिया कि इनपुट तो अपने को एक ऑप्शन देता है, एक डिब्बा खोल के देता है, उसके अंदर इनपुट करने का मौका देता है। ठीक है, और लेबल टैग क्या करता है, लेबल टैग उसी इनपुट टैग को सही तरीके से अरेंज करने का काम करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इन्होंने लेबल टैग लगाया, यहाँ पे लेबल में दिखा दे रहा है ना कि फर्स्ट नेम है, और उसके जैसे मैं यहाँ पे BR टैग हटा देता हूँ, BR टैग हटा देता हूँ तो ये इस तरीके से शो होने लगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेबल में है, इस तरीके से दिख रहा है, तब भी वो लेबल में, और BR टैग लगाया था अपन ने तब भी वो लेबल में ही था। और सॉरी, R अकेला लिख दिया मैंने, BR लिखना था यहाँ पे। तो ये लेबल में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि अपन को सही तरीके से बताते हैं ना कि इसको इस तरीके से लेबल में लगा के रखो, इसको इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रखो। तो उसके लिए लेबल के लिए सही तरीके से रखने के लिए अपन ऐसा करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सिलेक्ट एलिमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है
फॉर्म के अंदर यूज होने वाला, मोस्टली बहुत टाइम यूज होता है, बहुत बार यूज होता है और कई बार लोग इसको गलती करते हैं। और लेकिन इसको याद करने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल भी जाते हैं फिर भी कोई बात नहीं, आप आइए, आपको लेकिन मालूम तो है ना कि सिलेक्ट टैब कुछ होता है। आइए गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। आप उसको दोबारा से 2-5 मिनट का समय दीजिए, पढ़िए और फिर से उसको अप्लाई कीजिए। ये बहुत आसान तरीका यही होता है, फालतू का बार बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइन करता है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी उसके अंदर, जैसे यहाँ पे तो नहीं है ऑप्शन, लेकिन किसी कहीं कहीं पे होता है कि जैसे यहाँ पे गए तो वो ड्रॉप डाउन शो करा देता है। वो ड्रॉप डाउन किस तरीके से शो कराता है, उसमें अपन सेलेक्ट टैग का यूज कर सकते हैं अगर अपन HTML CSS से कोड कर रहे हैं। चलो यहाँ पे इसी को करके दिखा देते हैं। वैसे तो मैं खुद ही कोड लिखने वाला था, लेकिन कर देते हैं इसी को। सेलेक्ट टैग का अगर अपन यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे अपन ने सेलेक्ट टैग का यूज किया तो अपन को ऑप्शन मिलेगा कि वॉल्वो, साफ, फ्लैट, ऑडी, 4 इसमें ऑप्शन है। अब यहाँ पे सिलेक्ट टैग का यूज मैं जैसे नहीं करता हूँ, मैं सिलेक्ट टैग को यहाँ पे हटा देता हूँ, केवल ऑप्शन टैग का यूज करते हैं, फिर इसको रन करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, नॉर्मल तरीके से जैसे लिख के आ रहे हैं ना, वॉल्वो, साफ, फ्लैट, ऑडी, नॉर्मल तरीके से लिख के आ गया। इसमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि अपन को ऑप्शन दिया गया कि इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था क्या कि वो अपने को मौका दे रहा था कि इतने ऑप्शन है, इतने से सिलेक्ट कर लो। तो अपन क्या करें, कंट्रोल जेड करें और इसको दोबारा से रन कर देंगे। तो सिलेक्ट टैग की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि गिवन जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं या फिर नंबर ऑफ चॉइस अगर आपके पास हो, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर को चॉइस करके आपको सबमिट करवाना है किसी यूजर से, तो आप सिलेक्ट टैग का यूज कर सकते हैं। और बता दूं, सिलेक्ट टैग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टैग है, क्योंकि ये खुद के पास इतने एट्रीब्यूट है ना कि बस मज़ा ही आ जाता है काम करने में। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे होगा जहाँ तक है, टू डिफाइन अ प्री सिलेक्टेड ऑप्शन एट द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन। अगर आपको पहले से प्री सिलेक्टेड रखना है, जैसे कि इसके अंदर अपन ने क्या किया था, अपने पास थे 4 थे। वॉल्वो इसमें बाई डिफॉल्ट अभी सिलेक्टेड है ना, अपन उसको वॉल्वो को नहीं चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि ये साफ हो, वो बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहे। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज कर देंगे और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, साफ हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ हो गया। तो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट क्या करता है, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट बताता है कि आपको बाई डिफॉल्ट कौन सा पहले नंबर पे दिखाना है। जैसे ही पेज खुलेगा तो पेज पे आपको कौन सा दिखाना है कि ये वाला एट्रीब्यूट दिखाया जाए, फिर इसके बाद बाकी के गिवन चॉइसेस, नंबर ऑफ चॉइसेस, जो एट्रीब्यूट मतलब जो भी अपने पास गिवन एलिमेंट है उनमें से चुनना है, उनमें से चॉइस करना है। ठीक है, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट समझ में आ गया। उसके बाद साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, इसी के अंदर मैं चेंज करके दिखाता हूँ अपन को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट का यूज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइज एट्रीब्यूट का यूज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। अभी आप इसका अंतर फील करेंगे। देखो पहले क्या हो रहा था, नॉर्मल तरीके से शो हो रहा था। यहाँ पे वॉल्वो, फ्लैट एंड साइज, ऐसा नहीं है कि ये चारों आ नहीं रहे हैं, वॉल्वो, साफ, फाइट एंड ऑडी नहीं आ रहा है। ऑडी भी आएगा लेकिन उसके लिए नीचे करना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन आपको जो मेन है वो 3 ही दिखाई देंगे। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको ऑपरेशन ऐसा मिलता है कि गिवन जो सिटी है, सिटी वगैरह के लिए ऐसा लगाते हैं कि आपको सिटी 3 से 4 सिटी आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देती हैं, फिर उसमें आप नीचे करते जाएंगे और फिर उसमें से गिवन सिटी के अंदर आप चुन सकते हैं। इसी तरीके से इसमें ऑपरेशन है कि इसमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं। जैसे फ्लैट को मैं चुन के सबमिट कर सकता हूँ, सबमिट कर दूंगा जो फ्लैट इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बैकएंड के साथ काम करता है। मल्टीपल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इस वाले को, चलो इसी वाले को करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो गिवन है उसमें से अपने पास ऑप्शन है कि अपन यहाँ पे मल्टीपल चूज कर सकते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4। अपन को अगर जैसे चिन्ह है तो अपन क्या करेंगे, विंडो में कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल के साथ जितने भी चूज करना चाहते हैं उतने अपन चूज कर लो और इसको सबमिट कर दो। तो क्या होगा, 1 2 3 4 उसमें सबमिट हो चुके हैं, 4 उसमें चुन चुके हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल से क्या समझ में आया, मल्टीपल से समझ में आया कि अगर सिलेक्ट टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज कर देंगे तो नंबर ऑफ चॉइसेस में से
अलग अलग चॉइसेस भी वो चुन सकता है। जैसे इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज ज़्यादातर तब किया जाता है जब आप एक कोर्स वेबसाइट बनाते हैं। तो कोर्स वेबसाइट के अंदर क्या होता है, अपने पास मल्टीपल कोर्सेज रहते हैं। अब एक स्टूडेंट अगर आपके कोर्सेज को खरीद रहा है तो उसके पास चॉइस ऐसी रहनी चाहिए कि वो सिंगल कोर्स को भी खरीदने की डिमांड कर सकता है और 2 या 3 या 4 या जितने भी कोर्स वो खरीदना चाहता है उतने कोर्स की डिमांड भी कर सकता है। तो अपने को वहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करना रहता है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था यूज केस आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ का। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, अब आते हैं टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के ऊपर। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो होता है वो रो और कॉलम से मिलकर बना रहता है। आपने मैट्रिक्स पहले करी होगी, 3x3 की मैट्रिक्स अलग दिखती है, 2x2 की अलग दिखती है, 4x4 की अलग दिखती है, अलग अलग स्पेस लेती है। तो उसी तरीके से टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, चलो यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको। टेक्स्ट एरिया के अंदर अपने पास चॉइस रहती है, अपन इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इस तरीके से इसके साथ खेल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे रो 10 और कॉलम कर दिया, मैं यहाँ पे 10 की जगह मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से शो हो गया। लेकिन इसको भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से टेक्स्ट एरिया रो और कॉलम के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, अब बाकी के कुछ खास है नहीं, एक दो है। बटन एट्रीब्यूट है, बटन का यूज करेंगे तो नॉर्मल बटन की तरह वो शो होगा। ठीक है, और फील्ड सेट भी टेक्स्ट एरिया की तरह ही जाना अंतर नहीं रहता। डाटा लिस्ट के बारे में आपको बता दूं कि डाटा लिस्ट और इनपुट का लिस्ट एट्रीब्यूट और डाटा लिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना सही चलता है ना। जैसे यहाँ पे जाएंगे ना तो बाई डिफॉल्ट इसके अंदर चॉइसेस आ गई। तो इस चीज़ को आप जरूर देख लेना डेटा लिस्ट को। तो डेटा लिस्ट और इनपुट का जो लिस्ट एट्रीब्यूट है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो एक नए फीचर आपको ऐड करने की सुविधा देता है। ठीक है, एक बार इसको आप रेफर करके जरूर देख लेना डेटा लिस्ट वाले को। और आउटपुट तो कुछ खास है नहीं, आउटपुट शो कराने के काम में आता, बस किसी भी चीज़ का आप रिजल्ट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अपन ने HTML फॉर्म देख लिया, HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट, और HTML इनपुट टाइप भी देख लिया, HTML इनपुट के एट्रीब्यूट। अब बताए HTML इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट। तो इसमें आपको बता दूं, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। जो अपन ने HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट देखे थे उसी से जुड़े हुए मेथड रहते हैं, बस और कुछ खास नहीं रहता। अब अपन देखेंगे HTML ग्राफिक और HTML मीडिया। तो जहाँ तक अपना 30 सितंबर 2022 तक ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और इंट्रोडक्शन टू CSS शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन पूरे अक्टूबर के महीने तक आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट तक ये ख़त्म करवा दूंगा। और वेब डेवलपमेंट में इससे बेस्ट कोर्स तो मुझे नहीं लगता अभी कोई बना सकता इतना डीपली लेवल पे। अब बना भी देगा तो अपना क्या जाए था, उसकी अच्छी मेहनत। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।